हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम लोग ओनली आईएएस का जो रिवीजन सीरीज है उसके नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। एंड हम लोगों ने आर्टिकल्स वाले चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं अब तक। एंड आज जो आपका चैप्टर डिस्कशन होगा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हाँ, जो आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए हैं उसमें से बहुत सारे आर्टिकल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि आपको फंडामेंटल राइट्स के जो भी आपके आर्टिकल्स है उसको अच्छे से याद होने चाहिए। एंड जो आपका डीपीएसपी है एंड जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है, ये तीन महत्वपूर्ण चैप्टर्स होंगे जहां से आपके 3-4 क्वेश्चंस निकल जाते हैं। इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, अच्छे से रिवाइज करने की ज़रूरत है, सो दैट यहाँ से अगर क्वेश्चन निकलते हैं तो फिर हम इसे न छोड़ें। प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। एंड जो आपका प्रीएम्बल चैप्टर है यहाँ से भी ऑन ईयरली बेसिस एक क्वेश्चन आता ही है ना। इसलिए प्रीएम्बल्स को भी अच्छे से पढ़ने। और प्रीएम्बल से कैसे क्वेश्चन आते हैं तो कीवर्ड के मीनिंग पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे सोशलिस्ट मतलब क्या, रिपब्लिक मतलब क्या, है ना। तो ये सब बातों को आपको अच्छे से समझ कर रखनी होगी। प्रीएम्बल के ऊपर मैंने ऑडियो बुक भी बना रखी थी, तो आप ऑडियो बुक को भी विजिट कर सकते हो। हालांकि सिर्फ प्रीएम्बल पर ही बनाई थी। तो चलिए प्रीएम्बल से स्टार्ट करते हैं। तो जो कंटेक्स्ट है वो ये है कि प्रीएम्बल को अमेंड करने के लिए एक बिल लाया गया था, प्राइवेट मेंबर बिल लाई गई थी। तो उसी से रिलेटेड हमारा न्यूज है, लेकिन कंटेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है तो जानने की ज़रूरत नहीं है। प्रीएम्बल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीएम्बल मतलब आप समझते ही होंगे, जैसे कोई भी आप किताब जब उठाते हो तो उसका जो आपका प्रीफेस वाला पेज होता है, ठीक है, उसी प्रकार से जो हमारा संविधान है उसका एक प्रकार से समरी के फॉर्म में जो दिया रहता है उसको हम प्रीएम्बल कहते हैं, ठीक है। एक प्रकार से आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह लो कि भाई साहब जब आप इसको पढ़ते हो प्रीएम्बल को तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सारे फीचर्स आपको इनडायरेक्टली पता लगने लगता है कि हमारे संविधान में क्या क्या फीचर्स है। जैसे इक्वलिटी की बात करते हैं, इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, तो ये सब कुछ आपका प्रीएम्बल आपको बताता है। क्या धरती पर पहली बार प्रीएम्बल हमारे ही देश में आया था? ये भी सही नहीं है। यूएसए में सबसे पहले प्रीएम्बल का कंसेप्ट आया था, ठीक है। प्रीएम्बल पर आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी है और उसके लिए आपको लक्ष्मीकांत विजिट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका उतना कोई खास नहीं दिया गया है। क्या प्रपोज की गई थी? तो बेसिकली आप देख सकते हो जो आपका वर्ड इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी है तो उसको इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू बी बोर्न, टू बी फेड, टू बी एजुकेटेड, टू गेट ए जॉब एंड टू बी ट्रीटेड विथ डिग्निटी, इससे रिप्लेस करने की बात है। एंड सोशलिस्ट को इक्विटेबल से रिप्लेस करने की बात है। तो एज सच एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। इम्पोर्टेंट ये है कि जब हम बात करते हैं प्रीएम्बल तो प्रीएम्बल हमारा पार्ट है संविधान का। इट इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड अगर कुछ भी प्रोविजन को अमेंड करना है प्रीएम्बल के तो हमें आर्टिकल 368 के तहत अमेंड करने पड़ेंगे, ठीक है। और ये बातें भी है कि जो अमेंडमेंट हो ये मस्ट बी इंश्योर्ड कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है संविधान का वो अल्टर ना हो, ठीक है। तो क्या प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कीपिंग इन द माइंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये याद रखनी है। एंड केशव नंदा भारती केस के बारे में आपने सुना भी होगा। केशव नंदा भारती केस में आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर की फिलोसफी निकल कर आई थी, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर की फिलोसफी कहाँ से निकल कर आती है? केशव नंदा भारती से निकल कर आती है, ठीक है। एंड अभी तक आपका जो प्रीएम्बल है एक ही बार अमेंड किया गया है, और एक बार जो अमेंड किया गया है 3 शब्द ऐड किए गए थे ISS के रूप में, आप याद रख सकते हो। एक तो है आपका इंटीग्रिटी, और एक है आपका सोशलिस्ट, और एक है आपका सेकुलर, ठीक है। ये याद रखना है। और ये जो आपका अमेंड हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से हुआ था। और ये प्रीएम्बल के बारे में भी जानना जरूरी है कि 4 बातें हमें प्रीएम्बल से पता चलती है। पहली बात है कि जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की वो कौन है। तो जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की वो बेसिकली पीपल ऑफ इंडिया है। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? पीपल ऑफ इंडिया है। एंड जो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट है वो कैसा है? तो इंडिया बेसिकली सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक पॉलिटी है, ठीक है।
ये जब प्रियम्बल पढ़ोगे तो ये सारे कीवर्ड आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है आपका, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये पांचों के पांचों जो कीवर्ड है और उसके मीनिंग है आपको पता होने चाहिए। एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, तो ये भी आपके प्रियम्बल में मेंशन किया गया है ना, टू इंश्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, ये बातें। एंड ये जो आपका जस्टिस का कंसेप्ट है वो रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया है। एंड आपको ये पता होगा लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है। डेट ऑफ एडॉप्शन ये आपके प्रियम्बल में ही मेंशन किए गए हैं, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया था, इनेक्ट किया गया था। ये आप प्रियम्बल के जो चैप्टर है एम लक्ष्मीकांत में एक बार खोलो और वहां पर जो अंतिम के पैराग्राफ होंगे, वी डू हियर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड टू गिव आवर सेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन, और डेट भी आपका मेंशन होगा, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा हमारा जो संविधान है कब अडॉप्ट किया गया था, तो 26 नवंबर 1949, इसमें कंफ्यूज नहीं होने, बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए डेट ऑफ अडॉप्शन आपको याद रखनी 26 नवंबर, इट इज नॉट 26 जैन 1950, ठीक है, क्योंकि ये प्रियम्बल में ही मेंशन किया गया, इसलिए हम प्रियम्बल के अनुसार चलते हैं। एंड फिर आप देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट के केसेस एंड प्रियम्बल से रिलेटेड जजमेंट भी आया था। तो बेरूबरी यूनियन केस में आपको याद रखना है, बेरूबरी यूनियन केस 1960 में देखने को मिली थी। इसमें सीधी बात आपको ये याद रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि भाई साहब प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो केशव नंद भारती केस 1973 में जब मैटर पहुंचा तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि भाई साहब प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इसको अमेंड भी किया जा सकता है एज पर द आर्टिकल 368 बट कीपिंग द बेसिक स्ट्रक्चर इन माइंड। एंड LIC ऑफ इंडिया केस 1995, इसके तहत क्या हुआ गया था कि जो प्रियम्बल है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको रीइटीरिएट किया गया था, ठीक है। तो ये बातें हैं। तो LIC ऑफ इंडिया केस 1995, यहाँ से भी आपका बोला गया था कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात है, ठीक है। होप आपको ये प्रियम्बल के कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो प्रियम्बल को एक बार अच्छे से आपको एम लक्ष्मीकांत से एक एक कीवर्ड रिवीजन करने जरूरी होंगे। एंड अगर हम बात करें यूटीज की, अब जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, तो बेसिकली तो यहाँ पर न्यूज क्या है, तो असम में ऑटोनॉमी की मांग चल रही है, ठीक है। ऑटोनॉमी का मतलब ये हुआ कि भाई साहब वहाँ जो गवर्नमेंट है, या फिर यूँ कह सकते हो कि ऑटोनॉमी दी जाए विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट, तो कुछ इस प्रकार की बात चल रही थी। तो देख सकते हो न्यूज में, देयर हैज बीन ए डिमांड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 244A फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑटोनोमस स्टेट विद इन असम। तो ऑटोनोमस स्टेट विद इन असम क्रिएट करने की डिमांड चल रही थी, इसलिए न्यूज में। तो वैसे तो आपको पता है असम में 3 ऑटोनोमस काउंसिल्स मौजूद हैं। एक तो आपका कार्बी आंगलोंग है और नॉर्थ काचर हिल्स है, ठीक है, और एक है बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। तो बेसिकली वही कि ऑटोनोमस स्टेट विद इन द असम क्रिएट किए जाए, इससे कंटेक्स्ट में आपका ये न्यूज है। तो कोई खास यहाँ से इम्पोर्टेंट बातें नहीं निकलती है, लेकिन हाँ आपको याद रखने कि जो शेड्यूल्स हैं, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ये ट्राइबल एरियाज के रेस्पेक्ट में सर्टेन ऑटोनॉमी प्रोवाइड करते हैं, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन में ऑटोनॉमी प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ से आपको क्या जानना है 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल के बारे में। तो जो 5th शेड्यूल है, इसके तहत जो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज है सर्टेन स्टेट्स के, एक्सेप्ट असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन 4 को छोड़ दो, बिकॉज ये 4 जो है ये आपका 6th शेड्यूल में गवर्न होते हैं ना। तो ये जो आपके 5th शेड्यूल में है, इसमें 10 स्टेट्स के अंतर्गत जो आपके शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज आते हैं वो गवर्न किए जाते हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपका 5th शेड्यूल बताता है। तो आप देख सकते हो अभी कौन कौन से
10 स्टेट मौजूद हैं। तो मैप आप ड्रॉ कर सकते हो इंडिया की और वहाँ पर आप इसको लोकेट कर सकते हो। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना। ठीक है, और आप देख सकते हो कि ये जो 4 मैंने बताया आपको MMTA यानी कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये आपके 5th शेड्यूल के अंतर्गत गवर्न नहीं होते। तो ये 4 किसके अंतर्गत गवर्न होते हैं? तो इनके लिए सेपरेट शेड्यूल है, वो है आपका 6th शेड्यूल। ठीक है, तो 6th शेड्यूल डील्स विद एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज ऑफ 4 स्टेट्स दैट इज योर असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में MMTA याद रखते हैं। ठीक है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, MMTA। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा 6th शेड्यूल डील्स विद द ट्राइबल एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तो ये सब गलत हो जाएगा। आंसर होगा आपका असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, और ये चारों के चारों स्टेट आपको अच्छे से याद रखने चाहिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज योर रोशनी एक्ट, यू टर्न ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये रोशनी एक्ट के बारे में बस आपको जानना होगा कि ये रोशनी एक्ट है क्या। तो जो रोशनी एक्ट है इसका न्यूज ये है कि जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी कुछ मॉडिफिकेशंस की डिमांड की है टू द हाई कोर्ट जजमेंट विच डिक्लेयर्ड रोशनी एक्ट 2001 एज नल एंड वॉइड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो आपका रोशनी एक्ट है वो 2001 में इनेक्ट किया गया था और इसके तहत जो अनऑथराइज्ड लैंड है उसको रेगुलराइज करने के लिए। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है। रोशनी एक्ट जम्मू एंड कश्मीर से एसोसिएटेड है और बेसिक इसका क्या पर्पज था? टू रेगुलराइज द अनऑथराइज्ड लैंड। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं जानना है। ठीक है, 1 लाइनर MCQ बनते हैं बस। एंड नेक्स्ट इज योर दरबार मूव। तो जब हम बात करते हैं दरबार मूव की तो क्या कंटेक्स्ट है? तो अभी फिलहाल जो लगभग 150 सालों से चल रही जो एक ट्रेडिशन है या परंपरा है वो अभी टूटने वाली है जम्मू एंड कश्मीर में, with only sensitive records from जम्मू एंड कश्मीर टू श्रीनगर टेकन की जा रही है दिस समर ड्यूरिंग द दरबार मूव। तो बेसिकली दरबार मूव है क्या? दरबार मूव एक ओल्ड प्रैक्टिस है। इसके तहत क्या होता था पहले, यानी कि अभी तो ये परंपरा टूटेगी, लेकिन होता क्या था दरबार मूव के तहत कि जो गवर्नमेंट है जम्मू एंड कश्मीर की वो 6 मंथ एक जगह फंक्शन करती थी और 6 मंथ दूसरे लोकेशन पर फंक्शन करती थी, यानी कि 2 कैपिटल्स वाला कंसेप्ट मान के चलो। 6 मंथ आपका श्रीनगर में ऑपरेट होती थी एंड 6 मंथ आपका जम्मू में ऑपरेट होती थी। तो ये है आपका दरबार मूव और कुछ नहीं। ठीक है, और इसका ओरिजिन देख सकते हो। इसका जो कंसेप्ट है लेट 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, लगभग 150 ईयर्स एगो, और इसकी शुरुआत किसने की थी? डोगरा रूलर रणवीर सिंह के द्वारा, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा थे एंड वाज 3rd सन ऑफ गुलाब सिंह द फाउंडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बस आप याद रख सकते हो कि गुलाब सिंह जो है फाउंडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के थे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखने हैं। अब रीजन क्या है बिहाइंड द मूव ये सब जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस आपको याद रखना है दरबार मूव इज एसोसिएटेड टू 2 कैपिटल्स जो पहले होते थे गवर्नमेंट के इन द जम्मू एंड कश्मीर। एक आपका जम्मू में होता था और दूसरा आपका श्रीनगर में होता था। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, NCT ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021। तो जो आपका न्यूज है वो ये कि जो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021 जो प्राइमेसी देता है लेफ्टिनेंट गवर्नर को ओवर द इलेक्टेड गवर्नमेंट, वो आपका फोर्स में आ चुका है। तो ये तो न्यूज आपने भी पढ़ा होगा। ठीक है, और कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी इसके ऊपर, तो उसी से कंटेक्स्ट आपका जुड़ा मैटर है। तो हमें सर्टेन प्रोविजंस को जानना पड़ेगा, याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। GNCT ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021 क्या कहता है, यानी कि आपका गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट, इसके सर्टेन प्रोविजंस आपको जानने हैं। तो ये जो अमेंडमेंट है ये बेसिकली
1991 के एक्ट के सेक्शन 21, 24, 33 एंड 44 को अमेंड करता है, नो नीड टू रिमेंबर। बट ये जरूर याद रखनी है, एज पर द लेजिस्लेशन जो अभी अमेंड हुई है, गवर्नमेंट इन दिल्ली का मतलब है लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये अच्छे से याद रखना है ना। गवर्नमेंट इन दिल्ली मीन्स लेफ्टिनेंट गवर्नर, एंड ये जो अमेंडेड एक्ट है ये डिस्क्रिशनरी पावर देता है लेफ्टिनेंट गवर्नर को, इवन इन द मैटर्स जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली इज एम्पावर टू मेक लॉ। समझ में आ रहा है? तो आप समझ सकते हो पावर का टकराव भी देखने को मिल सकता है, बिकॉज जो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली है उसको जिस क्षेत्र में लॉ बनाने का अधिकार है वहां पर भी, है ना, उन सब्जेक्ट पर भी डिस्क्रिशनरी पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर को देता है, आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड अब आप देख सकते हो यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट विल नाउ मैंडेटरली, उनको ओपिनियन लेना पड़ेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर से बिफोर टेकिंग एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन। तो अगर कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन लेना है दिल्ली गवर्नमेंट को तो मैंडेटरली अब लेफ्टिनेंट गवर्नर का ओपिनियन लेने पड़ेंगे। और भी सर्टेन प्रोविजंस हैं बट इसको जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जानना है आपको 69th अमेंडमेंट एक्ट 1992 क्या है। तो ये जो आपका 69th अमेंडमेंट एक्ट 1992 है, ये दो नए आर्टिकल्स ऐड किए थे, आर्टिकल 239 AA एंड दूसरा है आपका आर्टिकल 239 AB। एंड इसी के तहत जो यूटी ऑफ दिल्ली है यानी कि यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, उसको स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला था। ठीक है, तो याद रखना है 69th अमेंडमेंट 1992, इसके तहत आपका यूटी ऑफ दिल्ली को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला था। आज भी हम दिल्ली को स्पेशल स्टेटस वाला यूटी कहते हैं, है ना। एंड क्या आर्टिकल्स कहती हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 239 AA जो है, इसके तहत जो यूटी ऑफ दिल्ली है उसको NCT ऑफ दिल्ली कहा जाएगा, यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कहा जाएगा, और यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाएगा। ठीक है, एंड इसी अमेंडमेंट एक्ट के तहत लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली के लिए क्रिएट की गई थी। तो याद रखना है जब हमारा संविधान बना था एंड लागू हुई थी तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में दिल्ली के लिए कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थी। ठीक है, इस अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से आपका लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली के लिए क्रिएट हुआ, एंड जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कानून बना सकती है ऑन द सब्जेक्ट विच आर मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट एक्सेप्ट, ये याद रखना है, तीन जो एक्सेप्शन है, पब्लिक ऑर्डर, लैंड एंड पुलिस। तो पब्लिक ऑर्डर, लैंड एंड पुलिस को छोड़ दो तो बाकी जो भी सब्जेक्ट आपके स्टेट लिस्ट में मेंशन्ड है, कंकरेंट लिस्ट में मेंशन्ड है, वो लेजिस्लेटिव असेंबली उस पर कानून बना सकती है। और साथ ही साथ एक प्रोविजंस भी ऐड किया गया था जिसके तहत जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे दिल्ली के, है ना, वो 10% से ज्यादा नहीं होंगे ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द असेंबली। वैसे अगर देखा जाए तो 15% होता है, हमने डिस्कस भी होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द रेस्पेक्टिव हाउस, चाहे वो लोकसभा हो, है ना। लेकिन यहाँ जो है आपका जो दिल्ली के लिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एट मैक्स संख्या है वो आपका 10% से ज्यादा नहीं होगी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द असेंबली। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना है, यहाँ पर 10% है। एंड जो आपका आर्टिकल 239 AB है, इसके तहत जो प्रेसिडेंट है ऑर्डर के माध्यम से आर्टिकल 239 AA के किसी भी प्रोविजन को या उसके ऑपरेशन को सस्पेंड कर सकते हैं, और ऑफ ऑल और एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड इन परस्यूएंस ऑफ दैट आर्टिकल। तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं ये, बस आपको याद रखना है कि आर्टिकल 239 AB के तहत प्रेसिडेंट को पावर दी जाती है कि वो ऑर्डर के माध्यम से सस्पेंड कर सकते हैं ऑपरेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 239 AA, यानी कि जो अभी हमने 239 AA के प्रोविजंस को डिस्कस किया, है ना, चाहे सारे प्रोविजंस को या फिर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ जो बनाई गई हैं इन परस्यूएंस ऑफ दैट आर्टिकल। तो ये बातें हमने डिस्कस की फ्रेंड्स। तो इसे डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप के टॉपिक में क्या न्यूज है, तो बेसिकली एक डाटा है जो आप याद रख सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इन्फॉर्म किया है लोकसभा को कि मोर देन 6 लाख इंडियंस उन्होंने सिटीजनशिप को त्यागा है इन द पास्ट 5 years। काफी इंपॉर्टेंट डाटा है ये, ठीक है।
और रीजन क्या है तो पता नहीं। ये डाटा अच्छे से याद रखनी है, मेंस के लिए भी प्रीलिम्स के लिए भी, ठीक है। पिछले 5 सालों में आपका लगभग 6 लाख इंडियंस ने अपने सिटीजनशिप को त्यागे है, ठीक है। और बेसिकली बैकग्राउंड ये सब जानने की आपको जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है सिटीजनशिप को लेकर, तो आपको ही पता होगा। जो पार्ट 2 है हमारे संविधान का, वो आपका सिटीजनशिप के कंसेप्ट को डील करता है। और पार्ट 2 के तहत जो आर्टिकल नंबर 5 से 11 है, हमने शुरुआती आर्टिकल्स में डिस्कस किए थे, ये आपके सिटीजनशिप रिलेटेड प्रोविजंस को बताता है। लेकिन याद रखनी है आपको ये कि ये जो हमारा संविधान है, ये सिटीजनशिप की बात करता है, लेकिन सिर्फ कौन से टाइम पीरियड के लिए, तो आप देख सकते हो, इट ओनली आइडेंटिफाइज द पर्सन हु बिकेम सिटीजन्स ऑफ इंडिया एट इट्स कमेंसमेंट, ठीक है। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उसके बाद अगर कोई सिटीजन, कोई बाहरी सिटीजन बनना चाहता है या फिर सिटीजन को टर्मिनेट करना चाहता है, तो उससे रिलेटेड क्या प्रोविजंस, तो उससे रिलेटेड प्रोविजंस बनाने के लिए पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव राइट दी गई थी कि भाई साहब, आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई सिटीजनशिप से रिलेटेड मैटर आती है तो फिर पार्लियामेंट को हम एक्सक्लूसिव राइट देते हैं कि वो कानून बनाए और उस कानून के माध्यम से सिटीजनशिप को रेगुलेट करे। दैट्स व्हाई वी हैव द सिटीजनशिप एक्ट 1955 और इसको 2019 में आई थिंक अमेंड भी की गई थी, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। तो एक इम्पोर्टेंट प्रोविजन है आपका, हाँ, कि हमारा जो संविधान है वो बेसिकली सिटीजनशिप को डील करता है अप टू द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन आफ्टर दैट सिटीजनशिप को गवर्न करने के लिए पार्लियामेंट के पास अधिकार दी गई थी एंड पार्लियामेंट ने अकॉर्डिंगली आपका सिटीजनशिप एक्ट 1955 लेकर आया था। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो, ठीक है। तो अच्छे से याद रखनी है, इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू इनेक्ट ए लॉ टू प्रोवाइड फॉर सच मैटर्स एंड एनी अदर मैटर रिलेटेड टू सिटीजनशिप। याद रखना है, स्टेट गवर्नमेंट सिटीजनशिप पर कोई भी कानून वानून नहीं बना सकती, बिकॉज ये एक्सक्लूसिव राइट है पार्लियामेंट का, ठीक है। एंड जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, ये बेसिकली एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप के बारे में बताता है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सिटीजनशिप एक्ट 1955 आपको एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप के बारे में रिलेटेड प्रोविजंस कानून देता है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये जरूर याद रखना है, ये आफ्टर टर्म काफी इंपॉर्टेंट है। तो सर्टेन रूल्स या प्रोविजंस क्या है सिटीजनशिप को लेकर हमारे देश में, तो पहली बात तो यही कि हमारे देश में ड्यूअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि भाई साहब स्टेट के एक सिटीजनशिप और फिर आपका नेशनल लेवल पर यूनियन के अपने सिटीजनशिप, जैसा कि हम यूएस में देखते हैं, है ना। और कोई सेपरेट सिटीजनशिप नहीं है, सारा एक ही सिटीजनशिप है हम लोग, दैट वी आर ओनली इंडियंस। एंड फिर आप देख सकते हो, अगर दूसरे देश की नेशनलिटी कोई इंडियन सिटीजन ऑक्युपाई कर लेता है तो इंडियन पासपोर्ट को सरेंडर करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इट शुड बी नोटेड दैट इंडियन पासपोर्ट्स दैट कैरी ओनली ए कैंसिल्ड स्टैम्प आर नॉट कंसिडर्ड रिनाउंस्ड ऑफ देयर इंडियन सिटीजनशिप, है ना। तो ये भी ध्यान में रखनी है कि इंडियन पासपोर्ट्स जिसमें कैंसिल्ड स्टैम्प मेंशन की गई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये इंडियन सिटीजनशिप को रिनाउंस किया गया है, ठीक है। एंड एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप से रिलेटेड आपका क्या प्रोविजन है, तो देख सकते हो कैसे कैसे एक्वायर किए जा सकते हैं सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप कन्फर्ड बाय बर्थ, है ना, तो बाय बर्थ हो गया, बाय डेसेंट हो गया, है ना, थ्रू रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। एक नेचुरलाइजेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन के माध्यम से होता है आपका। फिर है आपका टेरिटोरियल इनकॉर्पोरेशन यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेट्स से कि टेरिटरी ऑक्युपाई कर ली, तो वो जो भी लोग होंगे उस एरिया के, वो फिर इंडियंस कहलाएंगे। तो ये बातें होती है। तो 5 तरीके बताए गए हैं एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, सिर्फ आपको नाम याद रखनी है, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड टेरिटोरियल इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। और कोई भी सिटीजन चाहे किसी मेथड से सिटीजन बना हो, भारतीय सिटीजन बना हो, है ना, वो प्रेसिडेंट के
लिए एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट में अगर खड़ा होना है तो आपका जो सिटीजनशिप होगा वो बाय बर्थ ही होनी चाहिए, बाय डिसेंट ही होनी चाहिए, ऐसा कोई नहीं है। चाहे आप बाय बर्थ हो, बाय डिसेंट हो, बाय रजिस्ट्रेशन हो, बाय नेचुरलाइजेशन हो, तो भी प्रेसिडेंट के लिए खड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप के बारे में हमने बात की। लॉस ऑफ सिटीजनशिप के बारे में भी आपके बताए जाते हैं। रिनंसिएशन हो गया आपका, टर्मिनेशन हो गया, डेप्रिवेशन हो गया। तो ये आपके टर्मिनेशन की बात करते हैं। तो रिनंसिएशन में क्या होगा कि कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया वो अगर सिटीजनशिप को त्यागना चाहते हैं, इंडियन सिटीजनशिप को त्यागना चाहते हैं अपने होश और हवास में, ठीक है, तो ये त्याग सकते हैं। तो इसी को हम कहते हैं रिनंसिएशन, यानी कि खुद से त्याग देना। उनकी इच्छा जाहिर हुई कि हमें इंडियन सिटीजनशिप नहीं रखनी है, तो फिर वो त्याग सकते हैं। इसी को हम कहते हैं रिनंसिएशन। ठीक है, लेकिन ये अच्छे से याद रखनी है कि जो माइनर चाइल्ड होगा उस पर्सन का जिन्होंने रिनंसिएशन किया है सिटीजनशिप को, वो भी इंडियन सिटीजनशिप लॉस कर देगा। लेकिन जब ये बच्चे 18 वर्ष की उम्र अटेन कर लेते हैं तो फिर वो अपना इंडियन सिटीजनशिप को रिज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 18 वर्ष एज्यूम करने के बाद और कुछ अलग से भी प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई पर्सन सिटीजनशिप त्यागेगा तो उसके जो माइनर चिल्ड्रन होंगे उसकी भी सिटीजनशिप रद्द हो जाएगी। ठीक है, बाय टर्मिनेशन की बात करें तो बाय टर्मिनेशन मतलब क्या होता है कि हमने दूसरे देश का सिटीजनशिप एक्वायर कर लिया तो फिर ये ऑटोमेटिकली हमारी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट हो जाएगी। तो देख सकते हो, व्हेन एन इंडियन सिटीजन वॉलंटरली एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, तो जो उनकी इंडियन सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज योर बाय डेप्रिविएशन। बाय डेप्रिविएशन का मतलब ये हुआ कि कंपलसरी टर्मिनेशन कर दो इंडियन सिटीजनशिप का उस व्यक्ति के लिए। और ये कंपलसरी टर्मिनेशन कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। किस कारण से गवर्नमेंट कंपलसरी टर्मिनेशन कर सकती है? पहला, अगर वो सिटीजनशिप फ्रॉड के माध्यम से ऑब्टेन किया हो, या फिर शोइंग डिसलॉयलिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या फिर अनलॉफुली ट्रेडेड या कम्युनिकेटेड विद द एनिमी ड्यूरिंग द वॉर, या फिर ये दो प्रोविजन अच्छे से याद रखनी है, विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन। यानी कि रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के माध्यम से लेट से कि कोई व्यक्ति सिटीजनशिप बन गया एंड बनने के 5 साल के भीतर भीतर वो कोई ऐसा कार्य कर दिया जिसके तहत उनको जेल मिल गई किसी भी देश में 2 साल के लिए मिनिमम, तो फिर डेप्रीवेट कर दी जाएगी उसकी सिटीजनशिप को। या फिर दूसरा कारण देख सकते हो, ऑर्डिनरली रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 years कंटिन्यूसली, लगातार 7 साल तक बिना बताए, है ना, वो जो है भारत देश के बाहर रह रहा है तो भी टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये अच्छे से याद रखनी है ये दोनों प्रोविजन, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजिंग हो सकती है। पहला, विद इन 5 years ऑफ रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन द पर्सन हैज बीन इम्प्रिजन्ड इन एनी कंट्री फॉर 2 years और मोर। एंड जो दूसरा है आपका, ऑर्डिनरी रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 years, लगातार 7 सालों से वो बाहर ही रह रहा है भारत के। ठीक है, तो भी आपका डेप्रिवेशन किया जा सकता है सिटीजनशिप को। तो फ्रेंड्स, ये हमने कवर की पूरी आपकी जो सीरीज है। अब हम नेक्स्ट सीरीज में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, फंडामेंटल राइट्स से शुरुआत करते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो जरूर याद रखनी है। साथ ही साथ आपका आर्टिकल नंबर 12 से 35 ये आपका फंडामेंटल राइट्स कंस्टिट्यूट होता है। आर्टिकल 12 आपका स्टेट डिफाइन करता है एंड आर्टिकल 13 आपका, मैंने बोला, एक्सप्रेसिवली जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट निकल कर आता है। ये हमने डिस्कस भी किया था। तो ये आप देख सकते हो कंटेक्स्ट क्या है, राइट टू प्राइवेसी एंड लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट। तो इन न्यूज़ क्यों है? तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट का मतलब कहा है कि जो राइट टू प्राइवेसी है ये वैसे तो सेक्योर्ड फंडामेंटल राइट है, लेकिन जो वेल ऑफ प्राइवेसी है कैन बी लिमिटेड फॉर लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट, है ना। मतलब कि राइट टू
प्राइवेसी वैसे तो सेकंड फंडामेंटल राइट है, लेकिन जो प्राइवेसी का कंसेप्ट है, अगर वो लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट के लिए कुछ है तो उसको लिफ्ट किया जा सकता है। तो उतना ज़्यादा कंटेक्स्ट इम्पोर्टेंट है नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बस ये जरूर याद रखना है आपको कि जो राइट टू प्राइवेसी है ये आपका किसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल नंबर 21, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड इट इज ए फंडामेंटल राइट। और ये जो आपका राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट घोषित हुई थी वो आपको ही पता होगा, के.एस. पुट्टास्वामी जजमेंट 2017 में डिक्लेयर हुआ था। इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो के.एस. पुट्टास्वामी जजमेंट डील्स विद राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। और उसके ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो इस जजमेंट में आप देख सकते हो क्या बोला गया था कि जो प्राइवेसी है वो नेचुरल राइट है एंड इट इज इनहेरिटेड इन ऑल नेचुरल पर्सन्स एंड अगर राइट टू प्राइवेसी को रेस्ट्रिक्ट करना है तो इट मे बी रेस्ट्रिक्टेड ओनली बाय स्टेट एक्शन दैट पासेस ईच ऑफ 3 टेस्ट। तो 3 टेस्ट पास होने होंगे अगर कोई रेस्ट्रिक्शन लगानी है राइट टू प्राइवेसी के ऊपर। तो पहली बात तो ये कि सच स्टेट एक्शन मस्ट हैव ए लेजिस्लेटिव मैंडेट, कि अगर कोई रेस्ट्रिक्शन लाना चाहते हो तो लेजिस्लेटिव मैंडेट हो, लॉ के जरिए हो, कानून बना कर हो। और दूसरा कि जो पर्पज है वो बेसिकली लेजिटिमेट स्टेट पर्पज होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि किसी भी कारण से हम रेस्ट्रिक्ट कर दे, एक लेजिटिमेट स्टेट पर्पज होना चाहिए while restricting the right to privacy and it must be proportionate। तो proportionate का मतलब ये हुआ कि सिंपल सा मतलब समझे इसको, जैसे एक कुछ ले लो, कुछ फूड है ना, फूड के सर्टेन सेक्शन डैमेज हो गए, है ना। तो ऐसा मतलब ये नहीं कि पूरे फूड को फेंक देंगे, जो सेक्शन डैमेज हुए हैं उसको हटा दो, बाकी को रख लो, यानी कि प्रोपोर्शनेट रूप में कि कोई लॉ बनाया गया और सर्टेन प्रोविजंस राइट टू प्राइवेसी को वायलेट कर रहा है तो उस सर्टेन प्रोविजंस को हटा दो, ऐसा नहीं कि पूरे लॉ को खत्म कर दो। ये होता है आपका, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रोपोर्शनेट। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स। एंड गवर्नमेंट स्टेप्स टू प्रोटेक्ट प्राइवेसी, तो एक तो ड्राफ्ट पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 है, ये अभी बिल के ही रूप में है। अभी तो ये आपका कानून बना ही नहीं है, बहुत लंबे समय से अटका पड़ा है, कभी पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाता है तो कभी यहाँ जाता है, अभी ये कानून बना ही नहीं है। एंड ये आपका जो बी.एन. श्री कृष्णा कमेटी है, ये याद रखना, बी.एन. श्री कृष्णा कमेटी, ठीक है। और ये जो बी.एन. श्री कृष्णा कमेटी है ये बेसिकली डाटा प्रोटेक्शन को लेकर कमेटी गठित की गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बी.एन. श्री कृष्णा, और इन्होंने ही बेसिकली ये जो ड्राफ्ट पर्सनल डाटा बिल को लेकर रिकमेंडेशन है वो दी थी। एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, एंड इसके तहत बेसिकली जो आईटी एक्ट है वो सेफगार्ड प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द सर्टेन ब्रीचेज इन रिलेशन टू द डाटा फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम। तो ये बातें हैं। तो ये आपका फंडामेंटल राइट्स वाला हो गया है। फंडामेंटल राइट्स को आपको अच्छे से कवर करने पड़ेंगे, जो एम लक्ष्मीकांत में, इसमें से तो होगा नहीं क्योंकि बहुत ही कम टॉपिक इसके अंतर्गत दिए गए हैं। तो ये 3 चैप्टर मैंने आपको बताया था, फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, एंड जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है, प्रीएम्बल है, ये सब कुछ ऐसे चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन निकलते हैं तो इसको डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।